गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सभी बेहतर हैं। देखिएगा आप चल रही हो बहुत बढ़िया मत। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, एक्चुअली थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज्यादा लेट हो गई है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज का टॉपिक, लेकिन इतना बड़ा है कि हम कंप्लीट कर लेंगे उसको, यानी सीसीई, है ना। छुट्टी कर नहीं सकते। हाँ, बर्थडे अभी कल है, मैंने एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर ली उस चक्कर में आज। देखिएगा, हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हम डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने बात की थी कि कैसे इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, हिस्ट्री, अटेंडेंस एंड हेल्थ। एक बार ये सीआर को रिपीट कर लेते हैं। सीआर बोले तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड। यहीं पर थे ना हम लोग, बिल्कुल सीआर ही हम डिस्कस कर रहे थे मेरे ख्याल में। इससे पहले हम, हाँ, ये पोर्टफोलियो रेटिंग स्केल ये हम कर चुके थे कि बच्चा जो है रेटिंग स्केल से क्या होगा, वो अवेयर हो जाएगा, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, कहाँ उसको इम्प्रूव करना है, कितना रेट उसको किया गया किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए व्यवहार पे रेटिंग कम मिली है, तो वो अपने व्यवहार को ठीक कर सकता है, अकॉर्डिंगली प्लान करके इम्प्रूव कर सकता है ना। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स पे। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या है? संचयी रिकॉर्ड जिनको हम कह रहे हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब है जोड़ करके, क्यूमुलेट किया है, इकट्ठा किया गया है, संचय किया गया है ना। और इनको आप अलग अलग समय पे अलग अलग टीचर्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। ये आपकी हिस्ट्री बताने के काम आएंगे, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी हो गया था, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी कर लिया था, फिर तो हमने क्यूमुलेटिव कर ही लिया होगा। ये हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल वाली वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा कि जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करते हैं बच्चे की हेल्थ के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री क्या रही है, कोई समस्या तो नहीं रही किसी सब्जेक्ट में, कुछ और परेशानी, इस तरह की चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। आज हमको सिर्फ एनेक्डोटल रिकॉर्ड करना है, सोशियोमेट्री करना है, इंटरव्यू करना है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी हो गया था या बच गया था, ये बता दो। मेरी तो मेमोरी उड़ गई कल से आज तक, ठीक है। टीचर प्रिपेयर करेगा, डेली सुपरविजन होगा प्यूपिल का, ये सब कर चुके हैं हम। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा आज। एक्चुअली आई वॉज थोड़ी सी थकी हुई। इंटरव्यू बचा था। चलिए इंटरव्यू पे चलते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे साक्षात्कार की, यानी इंटरव्यू की। सब हो गया ना, ठीक है। इंटरव्यू की बात करते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी अभी तक, है ना। इंटरव्यू बोले तो साक्षात्कार। इंटरव्यू हम सभी जानते हैं भाई, आप आजकल तो टीचिंग जॉब्स में भी, आप प्राइवेट स्कूल में भी जा रहे हैं तो इंटरव्यू आपको देना होता है ना। क्या करना होगा? इंटरव्यू आपको देना होगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में भी, ज्यादातर जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में होता क्या है, दो लोग या दो से अधिक लोग बैठ करके एक दूसरे के विचार जानने की कोशिश करते हैं। उसके खोपड़ी में क्या चल रहा है, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। विश्वकर्मा, आप सभी की विशेष के लिए धन्यवाद। अभी आते हैं इधर, फिर बाद में बात करेंगे, है ना। इंटरव्यू बोले तो साक्षात्कार, इट्स अ कन्वर्सेशन। क्या है? बातचीत है, संवाद है, विद अ डेफिनेट पर्पस। लेकिन इसका कोई पर्पस है। संवाद क्या होता है? कई बार हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, कई बार हम अपने घर वालों से बात करते हैं। जरूरी तो नहीं है कि कोई पर्पस ही हो, जरूरी तो नहीं है हमें कुछ वहां से ऐसा मिल जाए कि हम कुछ लेने गए थे या कोई उनकी नॉलेज चेक करने। हम अगर घर में भाई बहन बैठ करके बात कर रहे हैं तो उनकी नॉलेज चेक करने के लिए बैठे हैं या इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, है ना। कोई डेफिनेट पर्पस नहीं होता। दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में हो सकता है ना। ये देखो कीर्ति कितनी खुश रहती है, देखिएगा एक बार। इट्स अ कन्वर्सेशन विद अ डेफिनेट पर्पस, यानी एक ऐसा संवाद है जो एक निश्चित उद्देश्य के साथ होता है ना। यह एक निश्चित उद्देश्य के साथ संवाद है, यानी ऑब्जेक्टिव सेट है कि आपको टीचिंग में कितना आता है, आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं है,
आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी जानकारी है, टीचिंग स्किल्स की कितनी जानकारी है, ये है पर्पस, ये है उद्देश्य, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है एक गोल। तो ये डेफिनेट पर्पस है। यहां पे क्या है, एक पर्पस सेट है, एक उद्देश्य है सेट, कि भाई ये जो कन्वर्सेशन चल रही है दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच भी, ये जो कन्वर्सेशन है इसका कोई पर्पस है। ये चेक करना कि आपको कितनी नॉलेज है, ये चेक करना कि आप कितना अच्छे से बच्चों को डील कर पाएंगे, आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल कैसी है, आपका कोई और स्किल कैसा है। तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक, सुब्रता इनकम्प्लीट तो नहीं मिल सकता भाई पीडीएफ। ठीक, तो इंटरव्यू क्या है, एक कन्वर्सेशन है एक तरह की बातचीत ही। आप अपने विचार, आप यूपीएससी के भी बहुत सारे इंटरव्यूज देखते होंगे, थोड़े बहुत कहीं इंटरनेट पे बहुत फैले रहते हैं आजकल, कोई क्लिप दिख गई तो उसमें भी क्या है, वो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, क्या है, संवाद है, लेकिन डेफिनेट पर्पस है। ऐसे नहीं है हवाबाजी में कुछ भी बातें कर रहे हैं कि अच्छा बताओ आजकल मीम कौन सा चल रहा है ना। कोई एक पर्पस है। अगर कोई फालतू क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो वो पर्पस के साथ पूछा जाएगा। ठीक, सीसी चैप्टर में नहीं, ये टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट अलग से ये पीडीएफ आपको मिली होगी। हेल्प्स टू एनालाइज द मेंटल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन अबाउट समथिंग। इससे क्या होगा, आप व्यक्ति के किसी चीज के ऊपर मेंटल टेंडेंसी क्या है उसका विश्लेषण कर पाएंगे, है ना। ऑफ अ पर्सन अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर किसी व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति का विश्लेषण करने में मदद करता है। यानी कि आप किसी चीज के बारे में, आपका मेंटल सेट कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, आप सोचते कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, है ना। आपसे इंटरव्यू में बिठा करके पूछा जाए कि अच्छा आप क्या मानते हैं कि लड़कियों और लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, तो आप जो रीजनिंग देंगे उससे समझ में आ जाएगा कि आप कितने बड़े महान इंसान हैं, है ना। ये नेगेटिव सेंस में कह रही हूं मैं। ठीक, तो हेल्प्स टू एनालाइज द मेंटल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन अबाउट समथिंग, तो एक व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति का विश्लेषण करने में मदद करती है। क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा, अब उस एक क्वेश्चन से जुड़े हुए आप 4 और सवाल पूछेंगे, तो जो भी मेंटल टेंडेंसी होगी वो निकल करके आ जाएगी, उससे एनालिसिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आप किस तरफ सोचते हैं। इसलिए बात करना जरूरी है ना। ये जो सोना बाबू करते हैं लोग, दो लोगों से मिलकर के आपस में डेटिंग में भी, वो भी गड़बड़ है। बात कीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए सामने वाले का, मजाक कर रहे हो, बट कोशिश कीजिए ऐसी बात करें, क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी वाले आपके होने चाहिए, है ना, जिससे कुछ निकल करके आए। तो हम कह सकते हैं कि मेंटल टेंडेंसी को एनालाइज करने में आप उस पोस्ट के लायक भी हैं या नहीं है, ये पता लग पाए। इंटरव्यू जनरली 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। जैसा कि आपको देखने में ही पता लग रहा होगा, स्ट्रक्चर्ड मतलब क्वेश्चन 1 सेट है, पहले से क्वेश्चन 2 सेट है, 3 सेट है, 4 सेट है, 5 सेट है, सारे क्वेश्चन सेट हैं। इनके आपको एक बार एक के बाद एक के बाद एक जवाब देने हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, सेट है एकदम। ठीक है, तो फिर आप अपनी अम्मी को कहिएगा सलाम। देखिए, अगर हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन से शुरुआत हो गई, अब एक के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा पता नहीं, तो ये क्या है, लूप बन जाएगा, इधर से उधर उधर से इधर जाता रहेगा। ठीक, तो अनस्ट्रक्चर्ड मतलब पहले से सब कुछ प्लान नहीं है, पहले से सब कुछ क्लियर नहीं है कि इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि इंटरव्यूज में आजकल लेती हूँ जो लोग सेलेक्टेड टीचर्स हैं, है ना, कभी कभी मौका मिलता है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, सबका नहीं लिया जा सकता, बट जिनके साथ मौका मिल पाता है, तो हमारा क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड हो, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड कह सकते हो, या अनस्ट्रक्चर्ड ही कहेंगे उसको। क्यों, क्योंकि भाई नाम पूछ लिया जाएगा, क्वालिफिकेशन पूछ ली जाएगी, फिर उसके बाद कहां कौन सी बात निकल जाए पता नहीं, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाएगा, है ना। कहां कहलाएगा, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। सेमी मतलब बीच में कहीं, कि कुछ हद तक स्ट्रक्चर्ड और कुछ हद तक अनस्ट्रक्चर्ड, है ना, कि कुछ क्वेश्चंस प्लान्ड है, कुछ क्वेश्चंस नहीं प्लान्ड है, या वो रैंडमली चीजें चलेंगी। ठीक, पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड तो क्या ही होगा, मतलब पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हो इनकी भाषा में, तो कि पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कोई पहले से फिक्स नहीं होता कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा या यही बात होगी, बट इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, संरचित और असंरचित साक्षात्कार।
देखिएगा, आपको बर्थडे पार्टी कल है, हाँ कल मिलेगी पार्टी आपको, इधर आ जाओ यार। अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें फैल गई, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, संरचित और असंरचित, ठीक, असंरचित। स्ट्रक्चर्ड में पहले से चीजें फिक्स होती हैं, भाई ये सीक्वेंस होगा, ये पैटर्न है, और अनस्ट्रक्चर्ड में हो सकता है एक क्वेश्चन से शुरुआत हो और वो बात कहां से कहां पहुंच जाए पता नहीं है ना। तो हम अपने इंटरव्यूज को बीच में रखने की कोशिश करते हैं कि कई बार क्या होता है, बात कहीं से कहीं चली जाती है ना, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड तो नहीं है, एटलीस्ट वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक। जैसे आप कॉफी विद करण देखते हैं, देखते हैं, नहीं देखते हैं तब भी कोई बात नहीं, कोई बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, बट अगर देख लेते हैं कभी कभार टाइम पास के लिए, तो उसमें क्या है, वो कहीं ना कहीं सेमी स्ट्रक्चर्ड है ना, कि कुछ क्वेश्चंस, एक पैटर्न तो वहां है कुछ हद तक, ठीक है। इसको एक्लेक्टिक भी बोल देते हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब पहले से पैटर्न सेट है एकदम। तो ये हुए दो प्रकार, किसके, इंटरव्यू के। इंटरव्यू में हमने देखा, इंटरव्यू में स्ट्रक्चर्ड, शॉर्ट में लिख रही हूं, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड को एक्लेक्टिक भी कहा जा सकता है। एक्लेक्टिक का मतलब होता है मिक्स्ड, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड का मिक्स एक्लेक्टिक कहलाता है, ठीक। खैर, आते हैं सोशियोमेट्री पे, समाज मिति विधि। समाज मिति विधि क्वेश्चन सिंपल आएगा, अगर आता है कभी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड पे क्वेश्चन नहीं आया, हाँ सही बोल रहे हो स्मृति, वैसे फुल्ली स्क्रिप्टेड ही होता होगा, पहले से स्क्रिप्ट ही करते होंगे ये लोग, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं कैसे जोक वोक मार लेते होंगे, है ना। तो देखिएगा, अगर हम बात करें समाज मिति की, इवन ऐसे देखा जाए तो फिर पता नहीं कितने ही इंटरव्यू जो है वो नॉर्मल होते होंगे, है ना। हाँ यूट्यूब पे क्लास होगी। अगर हम बात करें, आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक हर हालत में। सोशियोमेट्री यानी समाज मिति, ये भी एक विधि है। समाज मिति मतलब सोशल सर्कल में कैसे रिलेशन है बच्चे के आपस में, है ना। जैसे आप मॉनिटर बनाते हैं तो आप हाथ खड़े करवाते हैं कि कितने बच्चे, पहले तो ऐसा ही होता था, है ना, ये भी एक तरीका था कि कितने बच्चे सहमत हैं। मान लीजिए पर्सन ए को हमें मॉनिटर बनाना है, तो 10 बच्चों ने हाथ उठाया, फिर आपने कहा पर्सन बी को हमें, या मान लीजिए किसी का नाम सुनील को हमें मॉनिटर बनाना है, कितने बच्चे सहमत हैं, तो 20 बच्चों ने क्लास में हाथ उठा दिया 30 में से, तो आप समझ जाएंगे कि भैया किसका मामला जो है बेहतर है, कौन ज्यादा बेहतर रिलेशन रखता है क्लास में, सुनील। हो सकता है उसने पार्टी दे दी हो पहले किसी को। देखिए, तो हेल्प्स टू एक्सप्लोर म्यूचुअल एंड सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल। तो ये एक्सप्लोर करने में रिलेशनशिप कैसे, म्यूचुअल एंड सोशल रिलेशनशिप्स, आपस में और समाज में कैसे रिलेशनशिप हैं लोगों के, इसके बारे में समाज मिति विधि बताती है। लोगों के बीच आपसी और सामाजिक संबंधों का पता लगाने में मदद करता है कि मेरे आपस में कैसे रिलेशन है दो बच्चों से और बाकी बच्चों से कैसे रिलेशन है, तो ओवरऑल रिलेशन कैसे हैं बच्चों के या लोगों के समाज में, वो बताती है समाज मिति विधि। इससे क्या होगा, लीडरशिप स्किल पहचान पाएंगे आप बच्चे में कि कोई बच्चा जो लीड कर लेता है किसी ग्रुप को, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी होगी। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लीडरशिप क्वालिटीज इन अ लर्नर, यानी एक बच्चे में नेतृत्व के गुण हैं कि नहीं है, इसके बारे में आप सोशियोमेट्री का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें किसी को हेड बनाना है या किसी को कैप्टन बनाना है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितने लोग एक बच्चे के सपोर्ट में हैं, ठीक है। कोई कह रहा है सबसे गंदा एक्सपीरियंस है मॉनिटर बनना, हाँ बहुत सरदर्द वाला काम है ना, मैं बनी हूं कुछ कई बार, अरे बड़ा खराब है। मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, तो ये टॉपिक सीसीई के अंदर ही आता है, ये टेक्निक्स हैं असेसमेंट की, ठीक। तो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लीडरशिप क्वालिटीज इन अ लर्नर, एक शिक्षार्थी में नेतृत्व के गुणों की पहचान करने में सोशियोमेट्री समाज मिति विधि हेल्प करती है ना। आपको पता लगेगा कि कितने लोग एक व्यक्ति को रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी या उसके रिलेशंस के बेसिस पे, ये आपको समाज मिति विधि का प्रयोग करके पता लगेगा। सोशियोमेट्री इज अ मेथड डेवलप्ड टू एक्सप्लोर द प्लेस ऑफ अ पर्सन इन सोसाइटी। अब सोसाइटी का मतलब यहाँ क्लासरूम है, क्योंकि क्लासरूम ही सोसाइटी है वहां पे देखा जाए तो, ठीक है। तो ये डेवलप किस लिए किया गया कि एक व्यक्ति का क्या स्थान है समाज में, किसी व्यक्ति को कितना लाइक किया जाता है या डिसलाइक किया जाता है ना, ये देखने के लिए।
अब कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों को शौक होता है भाई, उनको सोशल बनना है, उनको सबको हाँ हाँ कहनी है, या कई बार वो बैलेंस कर लेते हैं, वो उनकी स्किल है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लोग हैं, जो बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं है, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन कुछ लोग तो चाहिए होंगे डील करने के लिए। तो सोशियोमेट्री को डेवलप इसलिए किया गया था कि एक व्यक्ति का समाज में स्थान क्या है, या क्लासरूम में वो कहां स्टैंड करता है, लोग कितना उसको लाइक और डिसलाइक करते हैं, रिस्पेक्ट या एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, है ना। कोई पूछ रहा है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच वाला जो है उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड कहेंगे। सेमी मतलब बीच में, कुछ हद तक स्ट्रक्चर्ड और कुछ हद तक नॉन स्ट्रक्चर्ड, है ना। जैसे हमारा इंटरव्यू अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमें पता होता है कि व्यक्ति से, सामने वाले से नाम पूछना है जो भी सिलेक्ट होके आया है, और उसने कहा क्या कैसे किया है, ये पहला क्वेश्चन होता है जनरली। ये भी ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कुछ फिक्स होता नहीं है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, या कितने मार्क्स आए, अच्छा कैसे तैयारी की, कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार किया, फिर उसमें वो जो बताए वो फ्री फ्लो है, जो उसकी मर्जी हो। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया जो आप लेट्स लर्न पे इंटरव्यूज देख रहे हैं आजकल, ठीक है ना। लखन ये है आपका सीसीई के अंदर ही ये टॉपिक है। कल वाला चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, तकनीकें हैं आकलन की, अलग अलग टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं आकलन के लिए, ठीक है। तो समाजमिति समाज में किसी व्यक्ति के स्थान का पता लगाने के लिए विकसित की गई एक विधि है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर है तो बता दीजिए। वाई वी इवेल्युएट, यानी हम मूल्यांकन करते क्यों हैं, ये सवाल इस चैप्टर को अंत करने के लिए है कि आखिर इतनी टेक्निक्स की जरूरत क्या पड़ गई, है ना। मूल्यांकन क्यों करते, क्यों है भाई मूल्यांकन, जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों टेस्ट ले रहे हैं हम, हैं क्यों देख रहे हैं बच्चे का क्या स्थान है, व्यक्ति का क्या स्थान है, क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों आप इतनी तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की। हाँ ये चैप्टर नहीं होगा, इसको मैंने और डिटेल में किया है ये वाले बैच में ही इस बार। ये चैप्टर पहले रहा होगा बुक में, लेकिन इतना डिटेल्ड ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, ये वो मैं हर टाइम कुछ ना कुछ, हर बार जब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा चेंजेस में लाती रहती हूँ, है ना। हाँ वो इलेक्शन वाली ही जैसी ही विधि है, वो जो सोशियोमेट्री विधि है ना, वो वैसी सी ही है। तो वाई वी इवेल्युएट यानी मूल्यांकन क्यों, मूल्यांकन क्यों देखिएगा। टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वही कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य, कुछ गोल सेट किए जाते हैं जब भी पढ़ाने से पहले। मान लीजिए आप 7th क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो 7th क्लास के सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ उद्देश्य होंगे कि बच्चा ये पढ़ के उसको ये आता होगा, इन चैप्टर्स से ये सीख पाएगा। वो नाउन का चैप्टर पढ़ के उसको इतनी चीज क्लियर हो जाएगी, साइंस में कोई चैप्टर पढ़ के इतनी चीज क्लियर हो जाएगी, यानी इतनी समझ उसको हो जाएगी। मतलब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल सेट कर दिया। क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य, एक गोल जैसा कुछ सेट कर दिया। किसका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। भाई आजकल तो लोग बात भी करते हैं तो किसी से ये सोचते हैं ना इसमें से मिलेगा क्या, है ना। चेकलिस्ट तो बता चुकी हूं मैं कल। अगर हम बात करें तो टू अचीव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी सीखने और सिखाने के शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कि वो किस हद तक प्राप्त हो पाए हैं शिक्षण और अधिगम के उद्देश्य, सारी दुनिया को आज ही फोन करना।
देखिएगा एक बार, हाँ आज कुछ ज्यादा ही ऑब्स्टेकल्स हैं। टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी शिक्षण के जो उद्देश्य रखे गए हैं वो अचीव किस हद तक हुए हैं, ये देखने के लिए हम इवेल्युएट करते हैं, ये देखने के लिए हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, ये देखने के लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ये देखने के लिए हम एग्जाम लेते हैं कि वो जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक अचीव हुए हैं और कैसे अचीव हो रहे हैं, है ना। खैर सीडीपी आसान हो गई है, बहुत खुश है, अभी तो होगी यार, है ना। देखिए, टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड सक्सेस एंड फेलियर, भाई बच्चे सफल और असफल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे के रीजंस समझने का कारण पता लगे हमें। टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड सक्सेस एंड फेलियर, यानी सफलता और असफलता के कारणों को हम समझ पाए, है ना, सफलता और असफलता के कारणों को हम समझ पाए। टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड सक्सेस एंड फेलियर, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है ना, ये हमें टेस्ट लेके पता चलेगा कि फेल हो रहा है के पास, और अगर वो सक्सेस हो रहा है दैट मीन्स वो कुछ सही कर रहा होगा, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। चलें आगे बढ़े। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टू लोकेट द लर्नर्स प्रॉब्लम्स एंड रेक्टिफाई देम, यानी आप बच्चे की गलतियां जब होंगी तो उनसे लोकेट करके उसको वहीं पकड़ करके प्रॉब्लम्स को पहले तो आप पकड़ पाए और फिर रेक्टिफाई कर पाए, यानी पहचान पाना, आइडेंटिफाई कर पाना। क्या कर पाएंगे आप, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स पहचान पाएंगे, ठीक है, पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और फिर आइडेंटिफाई करके आप रेक्टिफाई कर पाएंगे, यानी सुधार ला पाएंगे उन समस्याओं, ठीक है, क्या ला पाएंगे, सुधार ला पाएंगे। तो शिक्षार्थियों की समस्याओं का पता लगाना और उनका समाधान करना, एक तो समस्याओं का क्या लगे, पता लगे और समाधान हो पाए, इसलिए आप टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए आप इवेल्युएट कर रहे हैं, इसलिए आप रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, इसलिए आप सोशियोमेट्री का यूज कर रहे हैं या 70 तरीकों का यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, यानी आगे प्रोग्रेस हो पाए और विकसित हो पाए बच्चा। देखिएगा एक बार, टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, यानी आगे जो प्रोग्रेस होने वाली है, प्रगति होने वाली है और बच्चे का विकास होने वाला है, उसको और सुविधाजनक बनाएंगे, उसको और बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर पाएंगे, है ना। आज डिस्टर्बेंस है, सही बोल रहे हो देवेंद्र। देखिएगा, तो टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, यानी आगे जो बच्चा, और उसको अब मान लीजिए यहां तक आया है जो बच्चा, उसको और ऊपर लेके जाएंगे, जो यहां है उसको भी ऊपर लेकर के जाएंगे। तो जो फर्दर प्रोग्रेस है, जो आगे आने वाली प्रगति है बच्चे की, और जो विकास उसका होना है, उसको और बेहतर बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके, ये एक उद्देश्य होता है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स अबाउट देयर ओन टीचिंग, यानी शिक्षकों को अपने स्वयं के शिक्षण के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना, यानी आप फीडबैक प्रोवाइड करा पाए टीचर्स को अबाउट देयर ओन टीचिंग, उनकी ही खुद की ही टीचिंग के बारे में। तो शिक्षकों को अपने स्वयं के शिक्षण के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना, ठीक है, यानी फीडबैक मिल पाए, उनको रिस्पांस मिल पाए कि वो कैसा, जब बच्चे फेल हो रहे हैं, मतलब बच्चे थोड़ी फेल हो रहे हैं, सिस्टम फेल हो रहा है, टीचिंग स्टाइल में पंगा है ना, टीचिंग स्टाइल सही है कि नहीं है, जो मेथड्स आप यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, क्या आप ठीक से डायग्नोज कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को, क्या आप पता लगा पा रहे हैं गैप्स कहां हैं, और अगर पता लगा पा रहे हैं तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं,
या उसको फिल कर सकते हैं, उस गैप को रेमेडी दे सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं क्या हम? सीबीएसई के द्वारा ये लागू किया गया 2009 में, है ना। देखिएगा, तो हम कह सकते हैं शिक्षकों को अपने स्वयं के शिक्षण के बारे में प्रतिक्रिया मिलेगी, यानी फीडबैक मिलेगा, कहां कमी है उसको वो इंप्रूव कर पाएंगे, यानी ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो पाएगी, सुधार के लिए है ये। आकलन का उद्देश्य ये नहीं कि आप बच्चे को जज करें, आकलन का उद्देश्य है कि आप सुधार ला पाएं। अब जिसके जहां जहां जो जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। ये आज वाला जो सेशन था ये जस्ट वाइंड अप सेशन था, जिसमें कुछ कुछ चीजें थी जो हमें लगता है कि पता होनी चाहिए या रिवाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बता दीजिए। इसको सीसी को इंप्लीमेंट सीबीएसई ने किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एनसीईआरटी नहीं। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी के अदर काम हैं। ठीक है, हाँ आशीष, चलती रहती है ना चीजें, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, तो उस चक्कर में कई बार हो जाता है, कई बार बहुत अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है। तबीयत डाउन का मतलब ये नहीं है कि बुखार से पीड़ित हूं मैं, हो सकता है किस दिन थकान हो सकता है किस दिन नींद पूरी ना हुई हो। देखिएगा, आपकी क्लास के कारण सीडीपी में 28 आ रहे हैं 30 में से, बहुत बढ़िया। और बताइए कितना नंबर आने पे ग्रेड क्या देंगे? जरूरत नहीं पड़ती है वैसे इसकी, लेकिन मैं बता देती हूँ, चलो आपको, है ना, मैं बता देती हूँ। आज मजा नहीं आ रहा है, वीडियो रुक रुक के चल रही है। अरे मजा आ गया, चलो किसी को तो आया। देखिएगा, आरटीई पे तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, आरटीई पे डिस्कशन कर चुके हैं। पहले वो ग्रेड वाला मैं बता देती हूँ, किसी ने पूछा है, क्योंकि सीसी ये हमारा वाइंड अप है, और हो सकता है अब आपके मंडे से जो क्लासेस हैं, मंडे हो सकता है 1% कि आपका ऑफ हो, अगर होगा तो वो पहले से बता दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें, नहीं आपने अगर बैच ले लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं है फिर वो यूट्यूब वाले कोर्स की वीडियो देखने की। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं, अदरवाइज चैप्टर्स तो आपको बल्कि यहाँ अपडेटेड मिलेंगे। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे थे किसकी, ग्रेड्स की, जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये सीबीएसई लेके आया है इसमें सीसीई के थ्रू, है ना। तो ग्रेड की अगर हम बात करते हैं ग्रेड्स की, तो 91 टू 100 में, 91 टू 100 आपका A1 ग्रेड, है ना। 81 टू 90 A2, 71 टू 80 B1, 61 टू 70 B2, 51 टू 60 C1, 41 टू 50 C2। ठीक, क्लियर है इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। A1 A2, ठीक। A1 ग्रेड हमको एक बार मिला है, सिब्बी कह रही है, ये 2009 में पहली बार इन्होंने लागू किया था 9th क्लास में, फिर 11 के आसपास पहली बार इन्होंने 10th के लिए भी ये किया है, फिर बाद में बाकी क्लासेस के लिए हो गया। फिर आता है 31 टू 40 में D, और उसी तरह से फिर जाकर के वो E की तरफ चला जाएगा, बट ये जनरली आपसे पूछा नहीं जाएगा, है ना। कल तो छुट्टी है आपकी, सैटरडे है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच प्रगति। नहीं, 100 में से अगर 91 नंबर आते हैं तो A1। देखो, अंतर व्यक्तिक होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच, इंटरपर्सनल। अंतः व्यक्तिक होता है अंदर, एक ही व्यक्ति में। कल का क्लास टाइम बहुत ज्यादा दिखा रहा है, वो शायद बंद नहीं हो पाई होगी क्लास, कुछ तो पंगा रहा होगा, नहीं तो वो 1 घंटे की क्लास थी कल की आपकी, वही रहता है टाइम आपका 50 मिनट तक। थैंक यू सो मच शिवानी। टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट दे दीजिए, यहाँ पे मॉक टेस्ट है फ्री में, मॉक टेस्ट आप सभी दे सकते हैं इवन, देखिएगा। ठीक है,
बहुत बढ़िया। अब किसी का कोई क्वेश्चन है जन्मदिन की शुभकामनाओं के अलावा? थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं भेजी, हमें बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी कभी नहीं हुई पहले। बताइए। स्ट्रक्चर्ड मतलब फिक्स है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, संरचित है पहले से। अनस्ट्रक्चर्ड में शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, एंड कहीं भी हो सकता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में कुछ हद तक पहले से सेट होगा कि यार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं या दूसरा भी पूछ सकते हैं, लेकिन अंत का भी एक तरीका होगा सेमी स्ट्रक्चर्ड में। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा सेशन शुरू होता है यहाँ पे करियर विल पे, तो एक सेमी स्ट्रक्चर्ड कहेंगे इसको, है ना, कि शुरुआत हमें पता है कि कहां से होनी है और अंत कहां पे होना है, बाकी बीच की कहानी वो अलग होगी। ठीक है, नहीं पीडीएफ आपको ये कंप्लीट मिली होगी, पीडीएफ कंप्लीट मिली होगी। असेसमेंट, इसको सर्च कीजिएगा या देखिएगा, उस पे टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट के नाम से होगी ये पीडीएफ, ये सीसीई के नाम से नहीं मिलेगी, है ना, वो सीसीई वाली तो अलग है, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, आकलन की तकनीकें। आकलन की तकनीकें, ठीक है। बर्थडे पर स्पेशल क्लास दे दीजिए पंकज, जी लो जीवन, कहां जाओगे क्लास लेके इतनी, है ना, जो सिलेबस है वो हो जाएगा। ठीक है, है ना, लाइफ को रेस मत बनाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो जरूरी है, पेपर होता तो चलो दे भी देते। अच्छा, बीओडी में भी डलवाते हैं। और कोई बात? अब आपकी क्लासेस जहां तक है मंडे से अलग अलग हो जाएंगी, मंडे 1% ऑफ हो सकता है आपका। चलिए फिर, रोशन नहीं, ज्यादा भी पढ़ा देंगे यार, ऑलरेडी काफी सिलेबस में बहुत स्लो और डिटेल में डिस्कशन होता है यहाँ पे। बट ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब वो वैसे भागिए कि लंबे भाग पाए, ऐसे मत भागिए कि 6 महीने तो भाग पाए और फिर अगले 6 महीने बिल्कुल रुक जाए, है ना। मैंने देखा है भागने का नतीजा, मैंने बहुत, अब 6 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, शुरुआत में कुछ सालों में इवन मैंने छुट्टी के नाम का भी कोई जिक्र नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल तक। ये पिछला जो 1 साल आया तब जाके मैंने ब्रेक्स लेना शुरू किया है, अदरवाइज बैंड बच जाएगी आपकी, क्योंकि आप इंसान हो एट द एंड ऑफ द डे, है ना। अपने आप को मशीन मत बनाइए। चलिए, कोई और डाउट? एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो स्पेसिफिक घटना के बारे में होंगे, चलो इनको समझ लेते हैं फटाफट से। अगर हम बात की, हमने पहले बात की थी किसकी? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की। हमने बात की थी पोर्टफोलियो की, और हमने बात की थी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स और पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज सिंपल कि आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं ये पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ योर वर्क है, बेस्ट वर्क आपका एक तरह से एक फाइल में लगाया जाएगा। ठीक, फाइल में जरूर नहीं है, इसमें ऑडियो सीडीज वगैरह भी हो सकती हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं कि मान लीजिए किसी दिन कोई लड़ाई हो गई बच्चे की, या बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया किसी एक इवेंट में, तो स्पेसिफिक इवेंट्स होंगे जिनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बिल्कुल टू द पॉइंट आपको मिलेगी। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे का पर्सनल और सोशल डाटा है, पर्सनल एंड सोशल डेटा आपका इसमें मिलेगा, बच्चे की हेल्थ रिकॉर्ड्स, उसका एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है, और ये ट्रांसफरेबल होगा, है ना, उसका हेल्थ रिकॉर्ड से लेकर के सारी चीजें यहाँ पे होंगी, और ये एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हो आकांक्षा? पूछ लो यार। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी दिव्या, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। चलिए, और अब तो समझ में आ गए होंगे ना, तीनों मेन डिफरेंस इतना ही है,
बाकी ये सब डेटा कलेक्ट करने के लिए ही है एक तरह से, ठीक है। हाँ क्लासेस तो कंटिन्यू रहेंगी, क्यों नहीं। अभी ये सैटरडे संडे आपका ऑफ होता ही है, और उसके बाद मंडे का अगर ऑफ होता है तो ठीक है, ट्यूसडे से हो जाएगी कंटिन्यू, हो सकता है मंडे को ले भी लूं, ठीक है। देखो सबके क्वेश्चन ले पाना पॉसिबल नहीं है, बट आज नहीं तो कल हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा। सीसी स्कूल में हर जगह यूज होगा अब, ठीक है सोनी, आ जाती है बस। चलिए धन्यवाद आप सभी का। पीडीएफ तक आपको मिल गए होंगे। Today I finally completed all VOD of CDP. Please look at my message. Wish you a very happy birthday in advance. Thank you, Kirti. Thank you so much. CDP और क्लास नोट्स बुक में कितना डिफरेंस है मैम? है CDP तो सब्जेक्ट हो गया ना, क्लास नोट्स CDP के ही तो हैं वो, समझ पा रहे हो कि नहीं? मोटिवेशन की वजह से विश्वकर्मा। स्टैंडर्डाइज्ड और आपका नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट है, या टीचर मेड टेस्ट कहते हैं जिनको, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जो एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। 10 लाख लोग दे रहे हैं एक साथ सीटेट का एग्जाम, 20 लाख लोग दे रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम, 12th बोर्ड का एग्जाम, वो स्टैंडर्डाइज्ड है, वो प्रॉपर टीम ने बनाया है, किस लेवल के कितने क्वेश्चन होने चाहिए वो मानकीकृत है, उसमें वैलिडिटी होगी। ये 3 गुण होते हैं स्पेशली जो स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत परीक्षण होते हैं, कि वो वैलिड होंगे, जिस एग्जाम के लिए बनाए गए हैं उसी के लिए होंगे। रिलायबिलिटी होगी, कितनी भी बार आप उसको मतलब सेम बच्चे को देंगे अगर, तो वो सेम ही स्कोर कर पाएगा, तो वो रिलायबल है। ऑब्जेक्टिविटी यानी रीटेस्ट, कॉपी चेक आप दोबारा 4 टीचर्स से भी करा लीजिए, तब भी क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है जाहिद, ठीक है जी। चलिए, तो इस वीकेंड पूरा रिवाइज कीजिएगा चीजों को, सैटरडे और संडे है आपके पास, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिएगा जो भी इस वीक किया हो। ऑनलाइन बर्थडे सेलिब्रेट करना, अच्छा यार बर्थडे पे मैं अवॉइड ही करती हूँ आजकल, चलो कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, ओके।